So welcome again to this particular session. So after having taken view of various cases, now we are going to increase our level little bit now. तो बेटे अब हम ले रहे हैं फोर फीचर का टॉपिक, लेकिन मैंने आपसे वादा करा हुआ है कि इसी क्वेश्चन से मैंने पूरा चैप्टर फिनिश कराना है. ठीक है, आइए जी. अब मैंने केस डी तक कराया था, अब केस ई में करा रहा हूं. थोड़ा सा मैं यहां सेटल कर लूं चीजें. केस ई यानी कि क्वेश्चन तो यही चल रहा है. अब केस ई में मैंने क्या लिखा, लीजिए जी. केस ई में मैंने लिख दिया, चलो यही चीजें लिख दी मैंने. केस ई में मैंने यही चीजें लिख दी और नीचे मैंने क्या लिख दिया, नीचे मैंने लिख दिया वन शेयर होल्डर मिस्टर वन, उसका नाम मिस्टर वन है, करेक्ट, हैविंग 1000 शेयर्स fail to pay call money, fail to pay first and final call money, and his shares were forfeited, उसके शेयर्स हमने कैंसिल कर दिए, फोरफीट कर दिए. फोरफीटेड, आपको मालूम ही है अगर कोई आदमी पैसे पे नहीं करता है तो अधिकतर वैसे पॉलिसी ये होती है कि हम उसको नोटिस भेजते हैं कि भाई पैसे पे करो. उसके बाद भी वो नहीं पे करता तो फिर कंपनी के डायरेक्टर क्या करेंगे, कंपनी के डायरेक्टर फिर डिसीजन लेते हैं मजबूर होकर के कि इसके शेयर कैंसिल कर दिए जाए. उसको हम फोरफीचर बोलते हैं. तो हम उनके शेयर फिर फोरफीट कर दिए, करेक्ट, were forfeited. Later on these shares were reissued. बाद में हमने इन शेयर को रीइश्यू कर दिया. were reissued for ₹9 per share, as fully paid. बाद में हमने इन शेयर को रीइश्यू कर दिया. जब हमने रीइश्यू करा, जिसको भी हमने रीइश्यू करा, हमने उससे ₹9 मांगे और हमने उसको कहा कि आपने पूरा अमाउंट पे कर दिया. इसका मतलब हमने ₹10 वाला शेयर 9 के हिसाब से इश्यू करा, पर जिसको भी हमने रीइश्यू करा हमने उसको कहा भाई ₹9 दो, और कंपनी ये मान के चल रही है कि आपने ₹10 पे कर दिए. तो वह रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड का ये मतलब है. अगर ये क्वेश्चन वही है तो सबसे पहले तो मैं यही चार्ट बनाऊंगा. अब इस चार्ट की जरूरत नहीं है, ये मैं वैसे ही समझाने के लिए आपको बनाया था. ठीक है, सबसे पहले तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है. 50,000 शेयर इश्यू करे, 80,000 एप्लीकेशन आई, 10,000 को आपने रिजेक्ट कर दिया तो ये पैसा आप वापस करेंगे. अब 70,000 एप्लीकेंट से 50,000 अभी भी आपके पास है उनको देने के लिए. 30,000 को आपने 30,000 शेयर दिए, बच गए 40 और 20. बचे हुए 20,000 शेयर आपने 40,000 में बांट दिए. इज इट क्लियर टू यू? तो 20 और 40,000 का जो डिफरेंस है, 20,000 इंटू 2, ये 40,000 रुपए हम अलॉटमेंट की तरफ ले जाएंगे. आपने पहली एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि वही क्वेश्चन है तो पहली एंट्री तो सेम ही होगी. 80,000 एप्लीकेशन पे ₹2 के हिसाब से 1,60,000 रुपए आ गए. अब 1,60,000 में से आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करे. नंबर ऑफ इश्यूड शेयर 50,000 2 पर 1,00,000. कुछ रिफंड कर दिया आपने 10,000 इंटू 20, और ये एक्सेस मनी अलॉटमेंट की तरफ टर्न कर दिया. फिर अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री आपने लिखी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 5. जब भी ड्यू एंट्री करेंगे तो हम इश्यूड अमाउंट को देखते हैं. 50,000 शेयर इंटू 5, 2,50,000.
अलॉटमेंट मनी मैंने रिसीव करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2.5 लाख रुपए मुझे रिसीव करने चाहिए थे, लेकिन 40,000 पहले ही रिसीव हो चुके हैं, तो मैं 2,10,000 रिसीव करूंगा। अब बेटे मैंने फर्स्ट कॉल की एंट्री करी। फर्स्ट कॉल की मैंने क्या एंट्री लिखी? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे हमने इतना पैसा रिसीव करना चाहिए था, करेक्ट। अब जब हमने रिसीव करा, जब मैंने रिसीव करा फर्स्ट कॉल का पैसा, तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट कॉल पे आपको कुछ पैसा नहीं मिला। फर्स्ट कॉल पे आपको कुछ पैसा नहीं मिला। आपको रिसीव करना चाहिए था 50,000 शेयर पे, आपको रिसीव तो करना चाहिए था 50,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से, लेकिन मिस्टर वन नाम का एक आदमी है जिसके पास 1,000 शेयर हैं, उसने 1,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से आपको पे नहीं करा। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे आपको 98,000 रुपीज मिल गए, 98,000 रुपीज मिल गए। यू हैव रिसीव्ड ओनली 98,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। बेटे इसी एंट्री को आप चाहो तो जो रिसिप्ट की एंट्री है इसको 2 हिस्सों में आप कर सकते हो, एक तो इस तरह से और उसके बाद एक एंट्री ये भी कर सकते हो। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, 1,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए उसने देने हैं। वैसे करनी है तो ये एंट्री करो, नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे 2,000 रुपए अभी आपने लेने हैं। इस एंट्री का यह मतलब है। आप चाहो तो इन दोनों को कंबाइन कर करके भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? यहां तक ठीक है। अब मैं फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री करूंगा, एंट्री नंबर जी, फाइनल कॉल मनी ड्यू। एंट्री नंबर जी, फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब फाइनल कॉल को हमने ड्यू करा। फाइनल कॉल को मैं जब ड्यू करूंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी? मेरी एंट्री होगी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल अमाउंट 50,000 बनता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। ये तो ड्यू एंट्री है। अब मैं रिसीविंग की एंट्री करूंगा, रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी, रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल मनी। अब फाइनल कॉल में रिसीव करूंगा तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? मेरी एंट्री जो बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 50,000 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से मुझे फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव करना चाहिए, लेकिन मिस्टर वन नाम के आदमी ने फर्स्ट कॉल के अलावा फाइनल कॉल भी पे नहीं करी। इसका मतलब 50,000 माइनस 1,000 मुझे 49,000 रुपीज मिले, मुझे 49,000 रुपीज मिले। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? उसके बाद अगर मैं कॉल्स इन एरियर की एंट्री भी करके दिखाऊंगा तो उसकी एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो 1,000 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल का अमाउंट भी आपने रिसीव करना है, लेकिन आपने इसके शेयर फोरफीट कर दिए। अब बेटे शेयर फोरफीट करेंगे तो क्या करेंगे, यहां ध्यान दें। अब मैं शेयर फोरफीचर की एंट्री करूंगा।
लीजिए जी। अब बेटे फोर फीचर की एंट्री करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर फीचर, आइए जी अब फोर फीचर की चर्चा करें। जरा स्क्रीन का जायजा लेना पड़ता है, यहां ठीक है। तो फोर फीचर ये है आपकी एंट्री नंबर जी के बाद एच और एच के बाद एंट्री नंबर आई। एंट्री नंबर आई जो है फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर का मतलब है कैंसलेशन। फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो जो बदमाश शेयर होल्डर है, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने पैसे पे नहीं करे बुलाने के बावजूद भी, अब उनके शेयर को हम फोरफीट कर रहे हैं। बेटे जब मैं फोरफीट करूंगा, कैंसिल करूंगा, तो मेरी शेयर कैपिटल यानी कि कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब मैंने इनके शेयर फोरफीट कर दिए। फोरफीट कर दिए तो मेरी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी हम फोर फीचर की एंट्री करेंगे तो डिफॉल्टिंग शेयर देखेंगे। डिफॉल्टिंग शेयर कितने हैं? 1000 हैं। फिर आप आराम से सोचो कि आप कितना पैसा बुला चुके हो। 2 रुपए एप्लीकेशन पे बुला चुके हो, 5 रुपए अलॉटमेंट पे आप बुला चुके हो, 2 रुपए आप फर्स्ट कॉल पे बुला चुके हो, 1 रुपया फाइनल कॉल पे बुला चुके हो। यानी कि जब आप शेयर फोरफीट कर रहे हो उस वक्त तक आपने कितना पैसा बुलाया है। इस केस में आपने पूरे 10 रुपए बुला लिए हैं। तो डिफॉल्टिंग शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, जितना पैसा आपने बुलाया है उससे मल्टीप्लाइड करना है। तो इस तरीके से 10,000 रुपए से आपने शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया। इज इट क्लियर टू यू? फिर हम क्या लिखते हैं? फिर हम लिखते हैं टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट। टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट। टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट में हम क्या लिखते हैं? आराम से सोचो कि आपने कितने बुलाए? 10 रुपए बुलाए। अब आपने यह सोचना है कि उस 10 रुपए में से उस डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ने आपको कितने पे कर दिए। 2 रुपए एप्लीकेशन पे और 5 रुपए अलॉटमेंट पे। उसने केवल आपको 7 रुपए पे करे हैं। जितना अमाउंट पे करा है उससे आप मल्टीप्लाइड कर दो, 7,000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो शेयर होल्डर जिसने कि आपको 7,000 रुपए दिए हैं और देने उसने 10,000 चाहिए थे, लेकिन उसने आपको 7,000 रुपए ही दिए। अब आप उस अमाउंट को बेसिकली क्रेडिट कर रहे हो। क्रेडिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि यह आपको फायदा हो गया। उसने जो पैसा आपको दिया है, अब आपको यानी कि कंपनी को यह पैसा उसे वापस करने की जरूरत नहीं है और इन्हीं शेयर को कंपनी चाहे तो किसी और को री इश्यू कर सकती है। तो इसलिए कंपनी के लिए यह फायदा है और कंपनी ने इस अमाउंट को क्रेडिट करा है। जितना भी अमाउंट उसने पे करा है उससे आपने मल्टीप्लाइड करा। अब उसने जो पे नहीं करा था, टोटल कितना पे नहीं करा है, उसको हम लिख देंगे कॉल्स इन एरियर। बेटे कॉल्स इन, यहां पर जरा मैं एक पॉइंट बता दूं। अगर आपने ये वाली एंट्री, जो कि मैंने कहा था जरूरी नहीं है, अगर ये एंट्री आप नहीं भी करते तो उससे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ये एंट्री करी है तो यहां आपको कॉल्स इन एरियर लिखना चाहिए। अगर आपने ये एंट्री नहीं करी है तो उन कॉल के नाम लिखने चाहिए जो उसने पे नहीं करी है। बात समझ में आ गया? सपोज मैंने ये एंट्री और ये एंट्री नहीं करी होती तो मैं यहां लिखता टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू फाइनल कॉल अकाउंट। अब मैं लिख दूंगा टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। करेक्ट? क्योंकि कॉल्स इन एरियर को मुझे कैंसिल करना पड़ेगा ना। ये 2000 देखो यहां डेबिट है, ये भी डेबिट है। जो ये शो कर रहा है हमने 3000 लेने हैं, लेकिन मैंने तो उसके शेयर कैंसिल कर दिए, तो अब ये पैसा तो मुझे मिलेगा नहीं, तो इसलिए इस अकाउंट को खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा अगर आपने इनकी एंट्री करी है तो यहां आपको कॉल्स इन एरियर लिखना पड़ेगा। अगर आपने ये एंट्री नहीं करी है तो आपको उन कॉल्स के नाम लिखने पड़ेंगे जो उसने नहीं पे करे। तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, 1000 शेयर पे उसने 2 रुपए फाइनल कॉल, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के
और 1 रुपया फाइनल कॉल का पे नहीं करा, यानी कि टोटल 3000 रुपए पे नहीं करे, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 1000 इंटू 2 फाइनल कॉल 1000 इंटू 1, वो भी लिख सकते थे। तो 1000 शेयर पे हमें 3000 रुपए नहीं मिले, 10,000 में से 7,000 मिल गए, जो कि हमारे लिए अभी तक फायदा है। अब बेटे ध्यान से सुनो, ये 1000 शेयर हैं, इन 1000 शेयर पे आपको 7 रुपए के हिसाब से 7,000 रुपए तो मिल चुके हैं ना, और सॉरी 10,000 रुपए के शेयर थे, उस पे 7,000 आपको मिल चुके हैं, और इन्हीं 10,000 रुपए के शेयर को आप चाहो तो मार्केट में दोबारा इश्यू कर सकते हो। सपोज इन शेयर को मार्केट में आप 6,000 रुपए पर इश्यू करो, 10,000 रुपए के शेयर को 6,000 पर इश्यू करो, तब भी आप लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको 10,000 ओरिजिनली मिलने चाहिए थे, अब टोटल मिल गया आपको, एक तो पहले वाले शेयर होल्डर से 7,000 और नए शेयर होल्डर से 6,000, 13,000। बात समझ में आ रही है? यानी कि मैं कहना यह चाहता हूं, अगर इन शेयर को जो फोरफिट हो गए हैं, जो कि 1000 इंटू 10 रुपीज के शेयर हैं, अगर इन शेयर को आप केवल 3,000 रुपए में भी इश्यू करते हैं, तब भी आप लॉस में नहीं जा सकते। यानी कि री इश्यू करते वक्त अगर आप 7,000 रुपए का डिस्काउंट दे भी दें, तब भी आप लॉस में नहीं जा सकते। आप लॉस में कब जाएंगे? अगर आप 8,000 रुपए का डिस्काउंट दे दें, यानी कि 2,000 में अगर आप इन शेयर को री इश्यू करोगे, तो तब आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 7 + 2 9,000 आपको मिलेंगे और 10,000 रुपए टोटल वैल्यू थी। कहने का मतलब है, जो शेयर फोरफिट हो गए हैं उस पे आपको 7,000 रुपए तो पहले ही मिल चुके हैं, तो इन शेयर पे अगर आप 7,000 तक का भी डिस्काउंट दे दो री इश्यू करते वक्त, तो आप लॉस में नहीं जा सकते। लेकिन आप 7,000 से ज्यादा का डिस्काउंट दे भी नहीं सकते, मैक्सिमम आप उतना ही दे सकते हो जितना आपको मिल चुका है। इज इट क्लियर टू यू? जनरली जब कंपनी शेयर को री इश्यू करती है तो कुछ डिस्काउंट देती है, उसकी 2 वजह होती है। एक तो जब कंपनी शेयर कैपिटल कैंसिल करती है, कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाती है, जो कि अच्छा साइन नहीं माना जाता, इसलिए कंपनी को जल्दबाजी पड़ी रहती है कि हम अपने शेयर को दोबारा से री इश्यू करके ओरिजिनल लेवल पे आ जाएं। और जब कंपनी दोबारा से शेयर को री इश्यू करती है, तो कंपनी शेयर होल्डर से या इन्वेस्टर से दोबारा से इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं मांगती है, कंपनी कहती है फटाफट हमें पूरा पैसा दे दो। तो इन 2 वजहों की वजह से हम जब भी शेयर को री इश्यू करेंगे, अधिकतर केसेस में डिस्काउंट देंगे। करेक्ट? तो इस केस में मैंने लिखा है कि हमने शेयर को फोरफिट करने के बाद री इश्यू भी कर दिया, और री इश्यू हमने कितने पर करा? 9 रुपए के हिसाब से करा है। तो सेकेंड एंट्री मैंने क्या लिखी? री इश्यू ऑफ शेयर्स, री इश्यू ऑफ शेयर। तो शेयर्स को फोरफिट करने के बाद आप री इश्यू भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? आपने शेयर को री इश्यू करा, तो री इश्यू जब करेंगे तो आपकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। आपने 1000 शेयर 9 रुपए के हिसाब से री इश्यू करे, तो आपको मिले कितने? आपको 9,000 रुपीज मिले। री इश्यू करते वक्त आपको कुछ लॉस हो गया, करेक्ट? उस लॉस को हम शेयर फोरफिटेड अकाउंट लिखते हैं। सर यहां पर शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? लॉस लिख दो ना। आप बात तो ठीक कह रहे हो बेटे, लिखना तो लॉस ही चाहिए, क्योंकि जब मैं री इश्यू कर रहा हूं तो मुझे हल्का सा नुकसान हो रहा है री इश्यू करते वक्त, क्योंकि 10 जिसको हम शेयर दे रहे हैं 2 शेयर कैपिटल, उसको तो हम कह रहे हैं भाई ये 1000 शेयर हैं और 10 रुपए वाले हैं, यानी कि अगर आपने ये शेयर खरीदे हैं तो अब आपको फ्यूचर में कंपनी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माना जा रहा है कि आपने 10 दे दिए, भले ही आपने 9 रुपए दिए। दीज शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹9 एज फुल्ली पेड, का मतलब है कि
जिसको भी ये शेयर दे दिए उसके एंगल से उसने पूरा प्राइस पे कर दिया है, हालांकि उसने हकीकत में 9 रुपए पे करे, इसलिए कंपनी को लॉस हो गया। इस लॉस को हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो हम लॉस यहां पर लिख रहे हैं, ये जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, कंसेशन दे रहे हैं, ये हम इसमें से दे रहे हैं। तुमने देखा कि इन्हीं शेयर पे मुझे 7,000 तो पहले ही मिल चुके हैं। अगर मैं इन्हीं शेयर को दोबारा से रीइश्यू करूं और मैं 7,000 भी कंसेशन दे दूं तो मैं लॉस में नहीं जा सकता ना। तो मैंने आपको 1,000 का ही कंसेशन दिया, तो मुझे पहले फायदा इतना हुआ था, लेकिन रीइश्यू करते समय थोड़ा सा लॉस हो गया। तो नेट, लेकिन अभी भी मुझे फायदा है या नहीं है? तो नेट फायदा आपका कितने का है? 6,000 का। अब जो आपका नेट फायदा है थर्ड, 4 फीचर के बाद एंट्री नंबर आई के बाद जे के बाद के, ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉरफिटेड बैलेंस, शेयर फॉरफिटेड बैलेंस टू कैपिटल रिजर्व। अब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो बैलेंस बच गया उसको आप कहां ले जा रहे हैं? कैपिटल रिजर्व में ले जा रहे हैं। आपकी एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस एंट्री का मतलब क्या है? पहले तो बेटे ध्यान से सुने, ध्यान से सुनना है मेरा पॉइंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 1,000 शेयर पे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस कितना है? 7,000 का है, 1,000 शेयर पे, करेक्ट। और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट बैलेंस कितना है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट बैलेंस 1,000 है। तो इसका मतलब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अभी भी नेट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, और नेट बैलेंस जो क्रेडिट है वो 6,000 का है। ये नेट क्रेडिट बैलेंस आपको आपका फायदा दिखाता है। शेयर को फॉरफिट और रीइश्यू करने के बाद जो आपको नेट फायदा हो गया वो 6,000 का हो गया। अब ये जो नेट फायदा है ये आपके लिए कैपिटल नेचर का है, क्योंकि ये किसी बिजनेस के प्रोडक्ट को बेचने से इनकम नहीं हो रही। कोई भी इनकम जो बिजनेस के प्रोडक्ट को बेचने से होगी या ट्रेडिंग एक्टिविटी से होगी वो तो रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है, वो मैं पीएनएल में ले जाता हूं। लेकिन ये इनकम किसी प्रोडक्ट को बेचने से नहीं हो रही है या बिजनेस की किसी ट्रेडिंग एक्टिविटी से नहीं हो रही है, ये तो शेयर कैपिटल के फॉरफीचर और रीइश्यू की वजह से हो रही है। तो ये आपके लिए कैपिटल नेचर की इनकम है। यही वजह है कि अब शेयर फॉरफिटेड में जो क्रेडिट बैलेंस है उसको अब आप क्लोज कर रहे हो डेबिट करके। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो बैलेंस बच रहा है 6,000, उस क्रेडिट बैलेंस उसको डेबिट करके आपने क्लोज कर दिया और कैपिटल रिजर्व में आपने क्रेडिट कर दिया, यानी कि इस इनकम को आप कैपिटल की तरफ ले गए। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बाबा? पक्का नहीं है? श्योर है? तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। फॉरफीचर का केस बिल्कुल क्लियर है ना? फॉरफीचर का बिल्कुल सर क्लियर है। मजा आ गया? मजा आ गया? वेरी गुड। आइए जी, अगर ये क्लियर हो गया तो फिर एक अगला केस ले लें। आप इसको नोट भी कर लिया आपने, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। आइए फिर अगला केस एक ले लेते। अगला केस लेने के लिए अब मैंने क्या कहा,
जो अगला केस है वो क्या है? आइए जी, केस नंबर, एक ही क्वेश्चन से सारा चैप्टर। देखो बेटे 4 फीचर तक पहुंच चुके हैं, रीइश्यू भी कर लिया, कैपिटल रिजर्व भी कर लिया, तो चैप्टर में और रहा क्या? आइए, अब मैंने इसको कर दिया एफ कर दिया, पक्का कर दिया, सोच लो, कर दिया। अब मैंने नीचे क्या लिख दिया, ध्यान से सुने, एक ही क्वेश्चन से सारा चैप्टर फिनिश हो रहा है। बेटे मैंने क्या लिख दिया, वन शेयर होल्डर मिस्टर वन हैविंग 1000 शेयर फेल टू पे। अब मैंने एक छोटा सा चेंज और कर दिया, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, अलॉटमेंट एंड कॉल मनीज। यानी कि पिछले क्वेश्चन में तो मैंने क्या करा था, जल्दी से बताओ बेटा, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या करा था? सर पिछले क्वेश्चन में ना आपने फर्स्ट और सेकंड कॉल की ही फॉल्ट करी थी, राइट। अब मैंने अलॉटमेंट भी इंक्लूड कर लिया। अब ध्यान से मेरा पॉइंट सुनो, यहां पर बस थोड़ा सा चाहिए, ज्यादा ध्यान तो देना नहीं, चैप्टर कोई मुश्किल थोड़ी है। इसको मिटा देते हैं, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। कभी भी क्वेश्चन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का हो, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो, ध्यान से मेरा पॉइंट सुनना है, अगर क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का हो एंड डिफॉल्ट हो, कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो और अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हो, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, समझ में आया? बहुत से बच्चे इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देते, फिर यहीं से प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है और अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। और इस तरह के क्वेश्चन को मैं सिंप्लिसिटी के लिए, ये कोई लीगल नाम नहीं है, ये मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं, इसको मैं रियल प्रोरेटा का केस बोल दूंगा। ये कोई लीगल जार्गन नहीं है, ये कोई लीगल शब्दावली नहीं है, कहीं तुम सोचो ये पता नहीं क्या चीज है। ये हम अपनी सहूलियत के लिए यूज कर रहे हैं, करेक्ट। हम इस तरह के केसेस को मैंने एक नाम रख दिया ताकि मुझे बोलने में और आपको समझने में आसानी हो। मैंने इसका नाम रख दिया रियल प्रोरेटा केस। क्या रख दिया? रियल प्रोरेटा केस। ये रियल प्रोरेटा से मेरा मतलब क्या है, अब जरा यहां समझना है। आइए जी, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है कि वाई लिमिटेड ने 50,000 शेयर पब्लिक को इश्यू करे हैं, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए एप्लीकेशन पर हैं, 5 अलॉटमेंट पर हैं, 2 फर्स्ट कॉल पर है, 1 सेकंड कॉल पर है। नीचे कहता है कि हमारे पास 80,000 एप्लीकेशन आई, 10,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, 30,000 को पूरा एक्सेप्ट कर लिया, बचे हुए शेयर को हमने बचे हुए शेयर बांट दिए। और उसके आगे लाइन यह हो गई कि मिस्टर वन नाम के एक बदमाश शेयर होल्डर ने, बदमाश नहीं लिखना है, वो मैं मजाक में बोलता रहता हूं, बदमाश शेयर होल्डर ने 1,000 शेयर पे एप्लीकेशन के अलावा कुछ भी पे नहीं करा। ना उसने अलॉटमेंट पे करी, ना उसने फर्स्ट कॉल पे करी, ना उसने फाइनल कॉल पे करी। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो 1000 शेयर्स हैं बदमाश शेयर होल्डर के, उसने एप्लीकेशन तो पे करी है लेकिन उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी। ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन भी है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो और अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हो तो तब प्रॉब्लम है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है और अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी और उसने फाइनल कॉल भी पे नहीं करी, ये प्रॉब्लम है। आइए, तो आपने ये टेबल पहले तो बना लिया। टेबल को बनाने के बाद ये आपने पहला काम तो ये करा कि एनालिसिस टेबल डेवलप कर लिया। उसके बाद आपने अपनी एंट्रीज को अंजाम दिया। एंट्रीज, अब पहली 3 एंट्री तो सेम ही रहेंगी क्योंकि क्वेश्चन वही है।
पहली एंट्री एप्लीकेशन के रिसीव करने की, दूसरी एंट्री एप्लीकेशन को प्रॉपर प्लेसेस पे ट्रांसफर करने की। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 160, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, टू रिफंड यानी कि बैंक 20,000 टू अलॉटमेंट। इस तरह के क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम क्या आती है? पहले तो आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, आपने ड्यू करा। अब प्रॉब्लम आएगी ये वाली एंट्री में, ये वाली एंट्री में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इसको हम रेड पेन से कर देते हैं। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा और अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट होगी तो यहां पर प्रॉब्लम आएगी। यहां पर प्रॉब्लम आएगी। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है? यहां प्रॉब्लम आएगी। अब यहां क्या प्रॉब्लम आएगी जरा ध्यान से समझें। ध्यान से समझना है। पहले तो मैं ये अमाउंट हटा दूं। यहां तक मुझे यह पता लग गया कि मुझे अलॉटमेंट पे 2,50,000 रुपीज रिसीव करने चाहिए। मुझे यह भी मालूम चल गया कि 40,000 रुपए मुझे पहले से मिल चुके हैं। अब मुझे यह देखना है कि मिस्टर 1 नाम के आदमी ने कितना अमाउंट पे नहीं करा। मिस्टर 1 ने अलॉटमेंट पे नहीं करी है तो वो अमाउंट भी तो मैं माइनस करूंगा या नहीं करूंगा? भाई 2,50,000 तो टोटल अमाउंट ड्यू है, 40,000 पहले ही मिल चुका है, बचे 2,10,000। अब उसमें से भी मिस्टर 1 नाम के आदमी ने पे नहीं करा है। अब बेटे जरा क्वेश्चन को ठीक बनाने के लिए मैं ये मान लेता हूं कि मिस्टर 1 नाम का जो आदमी है वो इस ग्रुप को बिलोंग करता है, थर्ड ग्रुप को। समझ में आया? जहां हमने 40,000 को 20,000 शेयर दिए हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना। तो जहां हमने कम शेयर ज्यादा लोगों में बांटे हैं, मिस्टर 1 उस ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं पहले तो ध्यान से देखो। मुझे अब यह पता करना है कि मिस्टर 1 ने कितना पे नहीं करा। सर ये तो बड़ा सिंपल है, 1,000 शेयर है 1 के पास और 5 रुपए अलॉटमेंट का रेट है, तो इसका मतलब उसने 5,000 पे नहीं करे, 5,000 माइनस कर दो। नहीं, लगता तो ऐसा है कि मिस्टर 1 ने 5,000 पे नहीं करे, लेकिन कहानी कुछ और है। यहां ध्यान से देखें। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले चलो मैं इधर कर देता हूं वर्किंग। मैंने यहां पर लिखा प्रो रेटा रेट। पहले तो आप प्रो रेटा रेट कंप्यूट करेंगे। प्रो रेटा रेट, प्रो रेटा रेट का मतलब क्या है? 20,000 शेयर आपने 40,000 लोगों में बांटे हैं। 20,000 शेयर आपने 40,000 लोगों में बांटे हैं। प्रो रेटा रेट हमेशा वहां कंप्यूट होता है जहां कम शेयर ज्यादा लोगों में बढ़ते हैं। प्रो रेटा रेट इसका मतलब क्या हो गया? 1:2। और 1:2 का भी क्या मतलब हो गया? 1:2 का मतलब है कि अगर आपने दो शेयर के लिए अप्लाई करा तो आपको कंपनी ने 1 शेयर दिया। यही तो प्रो रेटा रेट का मतलब है। स्टेप नंबर बी में आपने क्या लिखा? स्टेप नंबर बी में आपने लिखा मिस्टर 1 must have applied for मिस्टर 1 ने कितने के लिए अप्लाई करा होगा? must have applied for। भाई जिसने 2 के लिए अप्लाई करा उसको 1 शेयर अलॉट हुआ इस रेशियो के मुताबिक। और मिस्टर 1 को कितने अलॉटेड शेयर हैं? 1,000 शेयर हैं। अगर 1 शेयर अलॉटेड है तो आपने 2 के लिए अप्लाई करा। अगर आपको 1,000 शेयर मिल चुके हैं तो आपने कितने के लिए अप्लाई करा होगा? दैट इज 1,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1। तो आपको पता लग गया कि आपने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था।
यानी कि मिस्टर वन ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा। इसको मैं यहां लिख देता हूं, स्क्रीन पे आ नहीं रहा। तो हमें यह पता लग गया कि मिस्टर वन ने 2000 शेयर के लिए अप्लाई करा था। अब जरा ध्यान से सुन, सी ए बी, ये मैं वर्किंग यहां पर कर रहा हूं, ए बी सी। अगर आप मिस्टर वन हैं और आप 2000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने कितना एप्लीकेशन मनी पे करा? एप्लीकेशन मनी पेड ऑन 2000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी पेड ऑन, चलो थोड़ा इधर कर लेते हैं। एप्लीकेशन मनी पेड ऑन 2000 शेयर्स। आपने 2000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी कितना पे करा होगा? 2000 इंटू 2। इसका मतलब आपने 4000 रुपए एप्लीकेशन मनी हमें पे करे होंगे हमारी कंपनी को, जब आप 2000 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो यही सोचा था कि आपको 2000 शेयर मिल जाएंगे। लेकिन आपको मिले कितने? लेस। एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड ऑन 1000 शेयर। क्योंकि आपको 1000 शेयर अलॉट हुए, तो आपने एप्लीकेशन मनी कितना देना चाहिए था? आपने एप्लीकेशन मनी देना चाहिए था 1000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 2000। भाई आपने तो 2000 देने चाहिए थे ना, कि नहीं देने चाहिए थे? समझ में आया? इसका मतलब है आपके 2000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। ये आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये क्या है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, जो हमने आपको वापस नहीं करा होगा। ये मनी कंपनी ने आपको इसलिए वापस नहीं करा होगा क्योंकि कंपनी को यह लगा है या लग रहा है कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आपने कंपनी का अभी अलॉटमेंट मनी देना है, तो इसलिए कंपनी ने आपका यह पैसा वापस नहीं करा था। अब क्या हुआ? एंट्री नंबर डी। अब डी करने के लिए जगह कहां है? जगह भी तो निकालनी पड़ेगी, इतनी में तो आएगा नहीं। तो इसको ऐसा करते हैं, चलो यहीं पर कोशिश करते हैं, अगर आ जाता है, लेकिन आएगा नहीं तो इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। चलो वर्किंग नंबर डी मैंने यहां कर दी। वर्किंग नंबर डी को ध्यान से देखें। ये मैंने लिखा अलॉटमेंट मनी। पहले तो प्रोरेटा रेट निकाला, जिससे मुझे पता लग गया कि आपने कितने के लिए अप्लाई करा होगा। उससे मैंने एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाल लिया। अलॉटमेंट मनी कंपनी आपको बोलेगी कि आपको 1000 शेयर अलॉटेड हैं, आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आपको 1000 शेयर हमने अलॉट करे हैं और अलॉटमेंट का रेट है 5। तो अलॉटमेंट पे आपसे ड्यू अमाउंट बनता तो 5000 है। कंपनी शेयर होल्डर को कह रही है कि आपसे बनता तो 5000 रुपीज है, हमने आपसे 5000 लेने चाहिए अलॉटमेंट के, लेकिन 2000 रुपए जो आपके एप्लीकेशन के हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए थे, वो पैसा जो हमने आपको वापस नहीं करा था, अब हम एडजस्ट कर रहे हैं। लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो कि 2000 रुपए का है, वो हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद इससे क्या पता लगा? इससे यह पता लगा कि हमारी कंपनी ने अलॉटमेंट पे आपसे नेट
3000 रिसीव करने चाहिए थे, नेट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन ये अमाउंट आपने पे नहीं करा क्योंकि आपने अलॉटमेंट पे नहीं करी। तो इसका मतलब अब मैंने क्या वर्किंग से निकाला, मैंने वर्किंग से यह निकाला कि अलॉटमेंट पे टोटल 250 मिलने चाहिए, 250 में से 40,000 तो पहले ही मिल चुके हैं और मिस्टर वन ने 3,000 रुपीज हमें नहीं दिए। समझ में आया? यानी कि तुम देख रहे हो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन फर्क इतना है कि अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है जिसकी वजह से हमें यह वर्किंग करनी पड़ रही है। जब भी अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट होगी बेटे आपको यह वर्किंग तो करनी ही पड़ेगी, यह ध्यान में रखना है। जब भी अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट होगी तो यह वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो लो जी, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बॉर्डर भी ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लो जी, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। अब ठीक है, तो इसका मतलब अलॉटमेंट में मिस्टर वन ने 3,000 देने थे जो उसने नहीं दिए, तो 250 माइनस 40 210, 210 माइनस 3,000 तो 2,07,000 रुपए हमने अलॉटमेंट पे रिसीव करे। तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा और अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट होगी तो हमें यह काम करना पड़ता है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बस मेन पॉइंट यह है, सबसे पहले प्रोरेटा रेट कंप्यूट करेंगे और प्रोरेटा रेट वहां कंप्यूट करते हैं जहां कम शेयर ज्यादा लोगों को अलॉट हुए हैं। तो प्रोरेटा रेट से यह पता लग गया कि अगर 2 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 शेयर अलॉट हुआ है, या 1 शेयर अलॉट हुआ है तो आपने 2 के लिए अप्लाई करा होगा। मिस्टर वन बदमाश शेयर होल्डर, उसको 1,000 शेयर अलॉट हुए थे, तो हमें इससे पता लग गया कि उसने 2,000 के लिए अप्लाई करा होगा। बिकॉज उसने 2,000 के लिए अप्लाई करा तो उसने एप्लीकेशन मनी 4,000 दिया होगा, देने चाहिए थे उसको 2,000, उसके एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी 2,000 थे जो हमने उसको यह सोच के वापस नहीं करे थे कि वो हमारा शेयर होल्डर है और उसने हमें अभी आगे पैसे देने हैं। अलॉटमेंट की बारी आई तो कंपनी बताएगी कि भाई आपके 1,000 अलॉटेड शेयर है, 5 रुपए का रेट है, आपने 5,000 देने हैं, 2,000 रुपए आपके हमारे पास पहले ही आ गए हैं, तो 3,000 रुपए आप दो। लेकिन मिस्टर वन ने अलॉटमेंट पे नहीं करी तो इसका मतलब उसने 3,000 रुपए पे नहीं करे। करेक्ट? फिर मैं फर्स्ट कॉल की एंट्री लिखूंगा, मेरी यही एंट्री होगी ड्यू एंट्री। अब मैं रिसीव करने की एंट्री लिखूंगा तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50,000 इंटू 2 के हिसाब से 98,000 मैंने रिसीव करने चाहिए थे, लेकिन मिस्टर वन ने 1,000 इंटू 2 मुझे पैसे नहीं दिए, तो ये एंट्री होगी। ये एंट्री आपकी मर्जी है, कॉल्स इन एरियर की, आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। इसी तरह फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। उसके बाद अब 4 फीचर की एंट्री करेंगे, तो 4 फीचर की एंट्री में 1,000 इंटू 10 ये तो 10,000 ही आ जाएगा। अब बेटे मेरी आपको एक एडवाइस है और इस एडवाइस का आपने ध्यान रखना है। एक मिनट मैं स्क्रीन ठीक कर लूं पहले। हां, ध्यान से सुने। जब मैं 4 फीचर की एंट्री करूंगा तो पहले तो मैं देखूंगा कितने डिफॉल्टिंग शेयर हैं, 1,000 हैं। फिर मैं देखूंगा मैंने कितने बुलाए, मैं 10 रुपए बुला चुका हूं, 10,000 में लिखूंगा। लेकिन अब ध्यान से सुनना है मेरा पॉइंट। अगर मैं ये देखना चाहता हूं उसने कितने पे कर दिए, तो 1,000 शेयर पे उसने 2 रुपए एप्लीकेशन के ही पे करे, 2 रुपए एप्लीकेशन के ही पे करे। लेकिन आपको भूलना नहीं है कि उसने तुम्हें टोटल 2,000 इंटू 2 के हिसाब से 4,000 रुपए पे करे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब उसने 1,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से तो पे कराई है, प्लस उसने कुछ 2,000 रुपए तुम्हें एक्स्ट्रा भी पे कर दिए। इसका मतलब उसने तुम्हें
दिया तो एप्लीकेशन ही है, लेकिन टोटल वो तुम्हें 4000 दे चुका है। लेकिन ऐसा करने में तुम गलतियां कर सकते हो। इसलिए मेरी एक एडवाइस आपको क्या है, जब भी रियल प्रोरेटा का क्वेश्चन हो, रियल प्रोरेटा का यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो और अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हो, तो आप क्या करा करो, इसको पहले ब्लैंक छोड़ दो, इसको ब्लैंक छोड़ दो, करेक्ट। और आप आराम से देखो कि उसने अलॉटमेंट पे कितना पे नहीं करा। उसने अलॉटमेंट पे, ये सब कॉल्स इन एरियर ही हैं, अगर आप कॉल्स इन एरियर की एंट्री कर रहे हैं। एक तो उसने अलॉटमेंट पे नहीं करा, अलॉटमेंट पे उसने कितना पे नहीं करा ये आप वर्किंग नोट से ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अलॉटमेंट पे उसने 3000 रुपए पे नहीं करें, ये आप अपनी वर्किंग से निकाल चुके हैं ना। तो 3000 रुपए उसने अलॉटमेंट पे नहीं करे। फिर उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी। 1000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से उसने फर्स्ट कॉल 2000 रुपए की पे नहीं करी, करेक्ट। सी, उसने सेकंड कॉल भी पे, सेकंड या फाइनल कॉल भी पे नहीं करी। 1000 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से उसने 1000 रुपए वाली कॉल पे नहीं करी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वैसे तो आप ये निकाल सकते हो कि कितना पे करा, लेकिन अगर रियल प्रोरेटा का क्वेश्चन है तो आप क्या करो, पहले इसको मत लिखो, इसको ब्लैंक छोड़ दो। पहले ये देखो उसने क्या पे नहीं करा। 10,000 में से उसने 6,000 पे नहीं करे। अब यहां से क्लियर हो गया, तो आप बैलेंसिंग फिगर इसको ले लिया करो। रियल प्रोरेटा में मेरी एडवाइस ये है कि आप इसको बैलेंसिंग फिगर के रूप में ले लिया करो, ताकि गलती होने के चांसेस ना रहे। इज इट क्लियर टू यू? मैंने कहा ऐसे कंप्यूट तो करा जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप कहीं गलती ना कर दो, तो इसलिए आप इसको बैलेंसिंग फिगर के रूप में ट्रीट करा करो। इज इट क्लियर टू यू? आइए जी, अब मैंने क्या करा, एक चेंज इस क्वेश्चन में और कर दिया। चेंज मैंने क्या कर दिया, आइए पहले मेरे को स्क्रीन सेट करनी पड़ेगी। मैंने एक छोटा सा चेंज क्वेश्चन में और कर दिया। लो जी, चेंज क्या कर दिया, वन शेयर होल्डर मिस्टर वन हैविंग 1000 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, करेक्ट। अब मैंने क्या लिख दिया, हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड लेटर ऑन only later on 800 shares were reissued। अब की बार मैंने 800 शेयर रीइश्यू करे। हो सकता है अभी मार्केट में मुझे फेवरेबल टर्म्स नहीं मिल रही हैं, तो मैंने एक सोचा अभी मैं 800 शेयर ही रीइश्यू करता हूं। तो इस केस में या मैं कैपिटल रिजर्व कैसे कंप्यूट करूंगा, हम जरा ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जी, अब मैं रीइश्यू की एंट्री करूंगा। तो मैंने अब की बार कितने शेयर रीइश्यू करे हैं, 800 शेयर रीइश्यू करे हैं। तो मैं 800 शेयर से एंट्री करूंगा। 800 into 8, 800 into 8 will be equal to 6400, will be equal to 6400। लो जी, 800 शेयर पे 8 के हिसाब से करा, 9 के हिसाब से, 9 के हिसाब से करा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 7200। और 800 शेयर्स पे डिस्काउंट हो गया या कंसेशन हो गया 1 रुपए का, तो 800। 800 शेयर आपने रीइश्यू करे हैं एज फुल्ली पेड। लो जी, ये आपकी रीइश्यू की एंट्री होगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है। अब की बार शेयर फॉरफिटेड में कितना बैलेंस आएगा? क्या मैं डायरेक्टली क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट माइनस कर दूं? नहीं। प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुने, आराम से पहले देखो फॉरफिटेड शेयर कितने हैं, 1000 है। 1000 शेयर पे क्रेडिट बैलेंस 4000 है शेयर फॉरफिटेड का। आराम से आप पहले 4000 की फिगर लिखो, आराम से पहले ही लिखो। फिर डेबिट बैलेंस देखो। अब डेबिट बैलेंस जो है, डेबिट बैलेंस जो है वो ऑन
कितने शेयर पर है? 800 शेयर पर है। भाई डेबिट बैलेंस जो है वो 800 शेयर पे 800 रुपए का है। डेबिट बैलेंस इज 800 शेयर पे है, और ये क्रेडिट बैलेंस जो है 1000 शेयर पर है। तो आपको इस क्रेडिट बैलेंस को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 800 शेयर पे ये कितना बैलेंस होगा। देखो बेटे, क्रेडिट बैलेंस आपका 1000 शेयर पे क्रेडिट बैलेंस 4000 का है। तो 800 शेयर पे क्रेडिट बैलेंस कितना होगा, आप पहले अलग से रफ में कंप्यूट करेंगे। तो इससे आपको पता लग गया कि क्रेडिट बैलेंस 3200 होगा। तो अब आप यहां पर लिखें शेयर फोरफिटेड का क्रेडिट बैलेंस ऑन 800 शेयर इज 3200। समझ में आ गया? 800 शेयर पे क्रेडिट बैलेंस 3200 है और 800 शेयर पे आपने देखा कि इतना है। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 2400। तो दिस टाइम योर कैपिटल रिजर्व विल बी 2400। तो इस केस में बेटे आपका कैपिटल रिजर्व जो हो जाएगा वो 2400 का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अरे आ रही है या नहीं? और भी सिंपल तरीका करना है तो ऐसे कर लो। ये 4000 है क्रेडिट बैलेंस और ये 1000 शेयर पर है। तो हम कह सकते हैं एक शेयर पे शेयर फोरफिटेड का क्रेडिट बैलेंस 4 रुपए है। तो 800 शेयर पे 3200 होगा क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यहां तक किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बाबा? पक्का नहीं है? तो शेयर कैपिटल में ये चीजें हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है बेटे?